देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। देहरादून में सीएम धामी का विपक्ष पर हमला, बोले नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित नहीं होने पर जश्न मना रहे थे कौरव। चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की कवायद तेज, चमोली में 300 ग्रीन कार्ड जारी, वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य करने की तैयारी, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि, गणेश जोशी ने घंटाघर पर किया माल्यार्पण, बहुगुणा ने राष्ट्रीय राजनीति में बनाई पहचान, पर्वतीय विकास में रहा अहम योगदान। नैनीताल में गैस की किल्लत से तनावपूर्ण हालात, गैस वितरकों ने मांगी सुरक्षा, कोतवाली में सुरक्षा को लेकर किया प्रदर्शन। चार धाम यात्रा में मुड़ा आस्था का सैलाब, तीर्थयात्रियों में केदारनाथ धाम के लिए अधिक उत्साह। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर होगी अहम चर्चा, महिला आरक्षण को लेकर बड़ा मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर चमोली से। चमोली में चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। चमोली के आरटीओ अभिषेक भटगाई के अनुसार अब तक जिले से लगभग 300 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विभाग द्वारा यात्रियों और चालकों को डस्टबिन भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक 300 से अधिक ग्रीन कार्ड हमारे कंट्रैक्ट ऑफिस से बन चुके हैं। इसके अलावा हमारे इंटरसेप्टर वाहन की तैनाती लगा दी गई है कमोडा से लेकर बद्रीनाथ तक। तो पूरे रूट में चमोली जिले में यात्रा वाला जो रूट है उस पर ये वाहन लगातार चेकिंग करेगा। जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ हम लोगों को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि कैसे सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें और प्लास्टिक का वो इस्तेमाल ना करें। कई बार लोग यहाँ से गाड़ियों से बहुत अपना प्लास्टिक फेंकते हैं, तो वो सब उनको किया जा रहा है, उस पर चालान भी किए जा रहे हैं और एक मैसेज भी दिया जा रहा है। इसके अलावा हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि वो डस्टबिन रखने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि डस्टबिन रखें, और हमारे द्वारा अभी प्लान है कि डस्टबिन भी वितरित किए जाएंगे। तो लोगों को गाड़ियों को जिनका चालान किया जाएगा उन्हें रोका जाएगा, उन्हें डस्टबिन भी दिया जाएगा कि वो प्लास्टिक इधर उधर न फेंके, गाड़ियों में उसका इस्तेमाल। अगली खबर देहरादून से। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने पहाड़ से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि बहुगुणा का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी सोच व कार्य आज भी नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सारे नहीं कर रहे, सारे तो उसे ही बताने होंगे, तभी उनका बोलती है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां गैस की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। नगर में पर्याप्त मात्रा में घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने से गैस वितरण के स्टॉक हाउस में उपभोक्ताओं ने गैस की गाड़ी घेर ली, जिससे गैस डीलरों में भय का माहौल है। गैस वितरकों ने मल्ली ताल कोतवाली के बाहर गैस से भरे वाहन पार्क कर सुरक्षा की मांग करते हुए गैस वितरक के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा। मैं
मैंने गाड़ी भेजी हनुमान मंदिर स्टाफ हाउस, जिसमें 40 सिलेंडर जाने थे। पहले से ही बताया गया था कि हमारे प्रबंधक के द्वारा कि 40 सिलेंडर कल हनुमान मंदिर जाएंगे। उसके बावजूद क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी वहाँ जाती है 40 सिलेंडर बटते हैं। 40 सिलेंडर बटने के बाद 15-16 महिलाएं ऐसी आती है। ये हमारा मुंशी गया था, दूसरा हमारा ड्राइवर, 2 हमारे लेबर गए थे। आगे 4 आदमी जैसे वहाँ गए तो 15-16 लेडीज हैं, उन्होंने गाड़ी घेरी, इनको गाली गलौज और गाड़ी की चाबी छीनने के बाद 4-5 घंटे गाड़ी की चाबी अपने पास रख ली। उसके बाद हमने 112 में कॉल करी। 112 में कॉल करने के बाद गाड़ी ये फिर यहाँ लड़के वहाँ से पैदल आए स्टाफ हाउस से इधर। अगली खबर देहरादून से। देहरादून के त्यूणी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा सामने आया है। हटाल और फेडेस पुल के बीच सुबह एक आइसर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ उत्तराखंड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफ़ी मशक्कत के बाद टीम ने खाई से चालक के शव को बाहर निकाला और जिला पुलिस को सौंप दिया। मृतक की पहचान विपिन सिंह निवासी मोरी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वाहन में केवल चालक ही सवार था। हादसे के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाहन अनियंत्रित कैसे हुआ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देहरादून से है, जहां देहरादून में देर रात एयर अटैक की काल्पनिक सूचना पर बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें शहर की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की तैयारियों को परखा गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल बैकआउट लागू कर दिया और प्रमुख क्षेत्रों घंटाघर, आईएसबीटी, आराघर और डिफेंस कॉलोनी रायपुर में बमबारी जैसी आपातकालीन स्थिति का परिदृश्य तैयार किया गया। इस अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने भाग लिया और राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान घायलों को सुरक्षित स्थानों में निकालकर अस्पताल पहुंचाने, बम निष्क्रिय करने तथा आपात सेवाओं को बहाल करने की प्रक्रिया का विस्तृत परीक्षण किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी वास्तविक आपदा या हमले की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। अभ्यास के दौरान विभिन्न टीमों के बीच बेहतर समन्वय और संचार व्यवस्था को भी जांचा गया। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की ड्रिल से आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलती है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी बेहतर होती है। खबर देहरादून से, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के पास नवनिर्मित बेली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। उद्घाटन के बाद निरीक्षण कर इस अस्थायी पुल को आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए इस बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस वैकल्पिक मार्ग के शुरू होने से यातायात व्यवस्था में काफ़ी सुधार आएगा और लोगों को घंटों लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अस्थायी पुल के निर्माण तक यह बेली ब्रिज स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को यातायात सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इस ब्रिज शुरू होने से मसूरी आने जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने शहरी क्षेत्र में कार्यरत आशा कार्यकर्तियों की दैनिक डायरी का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आशाओं से परिवार सर्वे, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, टीकाकरण, बच्चों का आयरन सिरप वितरण और संस्थागत प्रसव से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीएमओ ने निर्देश दिए कि सभी आशा कार्यकर्तियां ड्यू लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट रखें और उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों का प्रसव अनिवार्य रूप से जिला या उप जिला अस्पताल में ही कराया जाए
ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बैठक में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आशा कार्यकर्तियों स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है और समुदाय स्तर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बेहतर कार्य करने वाली आशाओं की सराहना भी की। इसी अवसर पर भगत सिंह कॉलोनी की आशा कार्यकर्त्री ममता पाल की सफलता कहानी साझा की गई, जिन्होंने गर्भवती महिला नाजिया को लगातार समझाइश देकर एएनसी जांच और संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया। 27 मार्च 2026 को महिला को 108 एम्बुलेंस सेवा से कोरोनेशन चिकित्सालय ले जाया गया, जहां सुरक्षित प्रसव हुआ और स्वास्थ्य शिशु का जन्म हुआ। परिजनों ने अस्पताल सेवाओं पर संतोष जताया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा और राज्य की राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी छवि और सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरह विफल रही है, जिसका असर आगामी चुनावों में भाजपा की हार के रूप में देखने को मिलेगा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर गंभीर आंतरिक कलह चल रही है और पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, दिलीप रावत और मुन्ना सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी से साफ है कि संगठन के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। उन्होंने भाजपा की मौजूदा स्थिति की तुलना डूबती हुई नाव से करते हुए कहा कि जनता अब ऐसी बिखरी हुई पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी। उनके अनुसार भाजपा के भीतर चल रहा यह आंतरिक तनाव कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा अपने ही अंतर्विरोधों के कारण कमजोर होगी और संगठनात्मक टूट का असर चुनावी नतीजों पर साफ दिखाई देगा। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो है मुद्दा है, इसमें जो है हमें कहने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि ये प्रदेश के विकास से और प्रदेश की राजनीति से जुड़ा मुद्दा है तो ये राजनीतिक हो जाता है। देखिए, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कि घोषणा पहले कर दी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि रही है पिछले जो है मैं कहूंगी 4.5 सालों में, वो छवि ऐसी है कि उस छवि के साथ वो चुनाव पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो पहले भी हार थी और आगे भी हार होगी। अगली खबर लक्सर से। लक्सर क्षेत्र में गर्मी ने अभी से लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही पूरे इलाके में हीट वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को हीट वेव से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए छाता, गन्ने का रस और पपीते का जूस जैसे उपाय अपनाते नजर आए। वहीं बाजारों में जूस की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है और कारोबारियों के अनुसार इन दिनों जूस की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। किसानों पर भी इस भीषण गर्मी का असर पड़ रहा है, जिससे खेती किसानी के काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों में चिंता है कि यदि मई में ही इतनी गर्मी पड़ रही है तो आने वाले जून और जुलाई में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, हमारे रोजगार में फर्क पड़ रहा। घर से लोग गर्मी में घर से बाहर निकल रहे, गर्मी बढ़ती जा रही है। हमारे रोजगार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा, गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग बाग गर्मी से बाहर नहीं निकल रहे, रोजगार पर आधे ज्यादा फर्क पड़ गया। जहाँ हम 1000 रुपये कमा रहे हैं वहाँ 200, 250, 300 रुपये कमा रहे हैं। गर्मी के कारण भाई साहब व्यवसाय बिल्कुल ठप है। एक तो पहली मार तो सिलेंडरों की हो रही है, सिलेंडर की वजह से व्यवसाय बिल्कुल बंद है। गैस ना मिलने के कारण सारा दिन भट्टियों का काम है, गैस ना मिलने के कारण काम बंद है। दूसरा, गर्मी ने पब्लिक आ नहीं रही बाजार में, इसलिए कोई व्यवसाय बिल्कुल ठप है। 4-5 दिनों में टेम्परेचर बहुत रेज हुआ है, बढ़ा है, तो लोगों को ये चाहिए कि पूरा कपड़ा पहने, सूती कपड़ा पहने, हल्के रंग का कपड़ा पहने, गहरे रंग का कपड़ा नहीं पहने जैसे काला है या ब्राउन है। इससे वो लाइट को बहुत एब्जॉर्ब करता है और लू लगने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। तो पानी और इस तरह की पतली चीज़ें जो भी हैं, सूप है, जूस है, वो उसको अक्सर पीते रहें, इस्तेमाल में रखें। अगली खबर, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। इस बार भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। हाई स्कूल परीक्षा में कुल
1,12,266 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1,08,983 ने परीक्षा दी और 1,03,73 छात्र सफल घोषित किए गए। कुल पास प्रतिशत 92.10% रहा। छात्रों का पास प्रतिशत 88.03% और छात्राओं का 96.07% रहा, जो स्पष्ट रूप से बेटियों के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। मेरिट सूची में 207 विद्यार्थियों ने गहरी जगह बनाई। रामनगर के MP हिंदू इंटर कॉलेज के अक्षत गोपाल ने 98.20% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया। इंटरमीडिएट परीक्षा में 1,02,986 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 85,499 पास हुए। कुल परिणाम 85.11% रहा। छात्रों का पास प्रतिशत 81.9% रहा और छात्राओं का 88.09% रहा। मेरिट सूची में 105 छात्रों ने स्थान पाया। टॉपर्स में बागेश्वर की गीतिका पंत और उधम सिंह नगर की सुशीला महंदी रत्ता ने 98% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। इस वर्ष परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्ज किया गया। हाई स्कूल और इंटर दोनों में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस बार राज्य के कई जनपदों ने भी बेहतर परिणाम दर्ज किए हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के छात्र छात्राएं लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा नाम अक्षत गोपाल है, MP हिंदू इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, कक्षा 10 का मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो श्रेय है मैं अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे भी मैंने करने का कुछ ऐसा सोचा नहीं है। 11th में PCM लेने का सोचा है। अभी पापा टीचर और मम्मी हाउसवाइफ है। विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे हैं। स्कूल में सभी शिक्षक और बच्चे जो हैं वो बेहद खुश हैं और हम सब खुश हैं और ये रामनगर के लिए भी एक जो है फ़ख्र की बात है। तो हम तो कहते हैं कि पूरे शहर में इससे खुशी का माहौल है। ये बच्चे को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और जिस बच्चे ने टॉप किया है ये तो वास्तव में बेहद गर्व की बात है इस विद्यालय के लिए और हमारे लिए। अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम पारित नहीं होने पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें, इस बिल को पारित नहीं होने देने की सबसे बड़ी वजह सत्ताधारी भाजपा विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों को बता रही है। कुल मिलकर ये विरोध अब राजनीतिक मंचों के साथ सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल पर इस समय जमकर राजनीति और इसी मुद्दे पर कल बीते वीरवार में कांग्रेस ने देहरादून विधानसभा भवन के बाहर सरकार के खिलाफ धरना दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। सत्ताधारी दल भाजपा का मानना है कि इतिहास साक्षी है कि मातृशक्ति कभी हारती नहीं। 16 और 17 अप्रैल को संसद में हुई चर्चा केवल कुछ विधेयकों तक सीमित नहीं थी। यह देश की आधी आबादी को नीति निर्माण में समान भागीदारी देने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC और DMK ने इस ऐतिहासिक अवसर का भी विरोध किया। विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। देश से ऊपर दलगत सोच को रखा। वहीं सत्ता दल सड़कों में उतरकर विपक्षी दलों का विरोध कर रहे हैं। आज परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में मुख्यमंत्री सहित कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी। रैली में शामिल महिलाओं ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए साफ संदेश दिया कि वो सम्मान और अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग ये जन आक्रोश के रूप में महिलाएं अपना आक्रोश दिखा रही हैं
कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जो हमारा 33% आरक्षण का बिल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा था उसको टर्न डाउन किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परिहास उड़ाते हुए महिला सम्मान का अपमान किया है, उसके जवाब में ये रैली उनके लिए, ये आक्रोशित महिलाएं और ये महिलाएं बहुत दूर क्षेत्रों से यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आई है। अब रैली के रूप में हम लोग जाएंगे तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि महिला की शक्ति कहीं भी कम नहीं है। हम सब ने देखा कि महिला आरक्षण में जो अमेंडमेंट था उस पर उन्होंने विरोध में वोट किया, उसके बावजूद उनका ये कहना कि हम इसके पक्ष में हैं, मुझे लगता है कोरा सफेद झूठ है जो आज महिलाओं को सब समझ में आता है। उनके लिए महिला या समाज या देश प्रथम नहीं है, उनके लिए केवल उनका स्वयं का जो स्वार्थ है वो प्रथम है, उनकी पार्टी का वोट बैंक प्रथम है, तो वो उसी की केवल बात करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्हीं के जो विपक्षी घटक दल है उसी ने कहा था कि किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अब आप देखिए कि जिस प्रकार से जब शाह बानो का केस आया तो वो शाह बानो के ट्रिपल तलाक के केस में कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उसके विपक्ष में खड़े थे, उसके मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उसको पैसा जो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए उसके पक्ष में वो नहीं थे, तो वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ है हम सबको दिखता है। का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोल कर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था, उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो, ये उनकी चाल है। ये चाल एक्सपोज हो गई है और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब इस दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है, तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है ये देखने लायक बात है। महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पूरे देश के साथ साथ अब प्रदेश में भी पक्ष विपक्ष की आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो वहीं आक्रोश भी सड़कों पर होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में बीते वीरवार उत्तराखंड राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में विशाल धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। विधानसभा भवन के निकट एक दिवसीय धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि महिला आरक्षण बिल के साथ हम पहले भी खड़े थे और आगे भी मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी चुनौती केंद्र सरकार से ये है कि परिसीमन की गुत्थी सुलझाकर तत्काल लोकसभा में संसद का सत्र बुलाओ और बिल पारित कराओ। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की मांग 2027 से विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा की वर्तमान संख्या के आधार पर ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। कांग्रेस सरकार के समय राज्यसभा में 2010 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया था। लोकसभा में हम तैयार थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 33% आरक्षण का शुभारंभ पंचायतों में किया और उसी के परिणाम स्वरूप देश के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा जितनी महिलाएं दुनिया में पंचायती प्रतिनिधि है, वहीं सभी विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। भाजपा के लोग कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर। ये मांग की है भाजपा सरकार ने गांधी जी से कि अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है और आप महिलाओं को सच में भागीदारी देना चाहते हैं, सच में सम्मान देना चाहते हैं, तो दे दीजिए 33% आरक्षण विधानसभा की 70 सीटों में दे दीजिए। और आप जब तक नहीं देंगे ये धरना और प्रदर्शन पूरे प्रदेश के हर जिलों में नहीं देना चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। उनका काम है बोलना, उनका काम है झूठ बोलना। देखिए उनको तो ऊपर से आदेश किए गए हैं। मैंने, आपको याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में कांग्रेस 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 58 बार कहा, मैंने उसके दूसरे दिन ही, आपको ध्यान होगा मेरे सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, उसके दूसरे दिन ही मैंने ये बात कह दी थी कि हो सकता है ये विधानसभाओं में भी इस तरह से का प्रस्ताव लाएं, कांग्रेस कांग्रेस बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने का। हमने तो उसी दिन कह दिया था
ये इस तरह करने वाले हैं, और वही हुआ, वही उन्होंने किया। आप एक चीज देखिए, इन्होंने जब भी सत्ता पाई, एक झूठ को इवेंट बनाकर फैलाया और उसके आधार पर सत्ता पाई। 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, अभी तक सब चुनाव इन्होंने झूठ का इवेंट बनाकर जीते हैं। अब हम उस बात को समझ गए, ये झूठ का इवेंट बनाकर चुनाव, ये अब चूंकि अब आपने बहुत बारीकी से आप देखो, मुख्यमंत्री जी बहुत बार ये बात बोल चुके हैं, डेमोग्राफी चेंज, डेमोग्राफी चेंज, डेमोग्राफी चेंज। अब वो समझ गए कि डेमोग्राफी चेंज फिट चुका है, लोग नहीं मान रहे हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमेशा महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आज भाजपा जिस प्रकार से सड़कों पे आके अपना राग अलाप रही है महिला आरक्षण का, महिला सशक्तिकरण का, ये वही पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा रेप केसेस इसी पार्टी के नेताओं द्वारा किए जाते हैं, और तब इन महिलाओं की आंखें नहीं खुलती हैं। पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये भाजपा की महिलाएं सिर्फ आंखों की अंधी हैं, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि ये दिमाग से भी अंधी हैं, और इन लोगों का सिर्फ वही पैटर्न चलता है जो इनको ऊपर से बताया जाता है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।